ये एक बहुत ही बड़ी घटना है इस कोलाज इंटरनेशनल आर्ट कार्निवल के लिए कि हमारे बीच में दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर बनाने वाले आर्टिस्ट श्री पद्मश्री पद्म भूषण श्री राम सुतार जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मैं समझता हूँ ये तालियां जो हम लोगों का प्यार आपके लिए है और जो सम्मान है, शायद ये उसको रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं है। और हमारा जीवन जो है आपको देखकर, आपकी उपलब्धियों को देखकर, आपकी क्रिएशंस को देख के जो इंस्पायर होता है, हमारी आपको देख के जो प्रेरणा मिलती है आपकी क्रिएशंस को देख के, वो एक सूरज की तरह से है। जैसे रोज सूरज निकलता है, हम उसको देखते हैं और प्रेरित हो जाते हैं काम पे जाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक मूवी देखेंगे। जीवन के शोर शराबे के बीच एक मूर्तिकार की मूक निपुणता निहित है, जिसके हाथों ने देश के इतिहास और विरासत को आकार दिया। डॉक्टर राम सुतार भारतीय कलात्मकता के इतिहास में अंकित एक नाम। उनके हाथों ने न केवल पत्थर बल्कि भारत की आत्मा का सार पढ़ा। हमारे भाग्य को आकार देने वाले नेताओं की विशाल शख्सियतों से लेकर पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले संतों के शांत चेहरों तक डॉक्टर सुतार की रचनाएं कालजयी स्मारक के रूप में खड़ी। ये जो हमारा काम है, जो हमारे पिताजी ने शुरू किया था, और उनका जो पहले जो काम उन्होंने किया था वो 1947 में पहली उन्होंने मूर्ति बनाई थी। और उसके बाद धीरे धीरे वो क्ले का काम करके और फिर जेजेश्वरा फंड में गए। 1925 को महाराष्ट्र के गोंदूर में जन्मी डॉक्टर सुतार की शुरुआती रुचि कला में विकसित हुई। उन्हें जो भी सामग्री मिला करती उससे ही स्केचिंग और मूर्ति कला का काम किया करते थे। 47 में एक चाइनो का स्केचिंग बनाया, जहाँ पहला लोग रहते हैं उनकी भी अच्छा तरीके से होना चाहिए, इस तरह से मूर्ति बनाई थी। उसके बाद पादरी में एक ऐसे टीचर थे, उन्होंने मेरा काम देख के कहा कि आप गांधी जी की मूर्ति बनाइए। तो मैंने मेरे उस तरह में एक दो फोटोग्राफी लिया था, उसके मुताबिक मैंने गांधी जी का बस्ट बनाया है। 99 वर्ष की उल्लेखनीय आयु में डॉक्टर राम सुतार अपने अद्वितीय समर्पण और असीम रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ कई परियोजनाओं को पूरा करते हुए अपनी विरासत को गढ़ना अभी भी जारी रख रही है। अभी हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पैदा हुआ वो सरदार पटेल का स्टैचू हुआ, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई, स्टैचू की ऊंचाई 522 फुट है और टोटल इंक्लूडिंग बिल्डिंग जो पेडेस्टल है नीचे वो 182 मीटर्स है। उसके बाद जो सबसे बड़ी मूर्ति बनने वाली है वो है शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो कि अरेबियन सी में बनने वाली है, जिसके अंदर मूर्ति का साइज 400 फुट का होगा और जो नीचे बिल्डिंग हो 200 फुट ऊंची होगी, 20 मंजिल की बिल्डिंग होगी। और उससे भी बड़ा जो काम होने वाला है वो है भगवान श्री राम की मूर्ति, जो कि सरयू नदी किनारे अयोध्या में बनने का प्रोग्राम है, प्लानिंग है। अभी फिलहाल मंदिर में काम चल रहा है। मंदिर के काम होने के बाद वो बड़ी मूर्ति का भी काम शुरू हो सकता है। मूर्तिकला की भौतिक आंकों से लेकर रचनात्मक अभिव्यक्ति की जटिल बारीकियों तक
प्रत्येक बाधा का सामना अटूट संकल्प और अद्वितीय जुनून से किया जाता है। पर वो चुनौतियां होती किस प्रकार की हैं? जब हम मूर्तियां बनाते हैं तो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा काम है या कितना छोटा काम है और कितना एफर्ट लगेगा। जितना छोटा काम होगा उसके अंदर बहुत बारीकी से छोटे छोटे टूल से काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे काम बड़ा होता जाएगा तो वो इतना पिक्सलेट बड़ा हो जाता है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जब बड़ा स्केल होता है तो प्रोपोर्शन प्रॉपर्ली आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो छोटे में बारीक काम करने के चैलेंजेस हैं, बड़े काम में स्केल को देखते हुए प्रॉपर प्रोपोर्शन देखने के लिए चैलेंज होता है। डॉक्टर सुतार को दिए गए सम्मानों में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण भी शामिल है, जो कला के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों के सम्मान में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। ये जो अवार्ड्स होते हैं वर्ल्ड, ये जो इंडिया में जो अवार्ड्स हैं, उसका एक खास महत्व तो ये है कि एक पहचान बड़ी अच्छी है उसकी। और अच्छी सी बात है, जब जय सिंह जी जब प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने ऑफर किया था फादर को कि भाई आपको पद्मश्री अवार्ड दिया है देने की हम लोग सोचेंगे। तब फादर ने कह दिया नहीं अभी मेरे को बहुत काम करने हैं, तो अभी क्या जरूरत है मेरे को। इनोसेंटली उन्होंने बता दिया और उसके बाद इतने काम हुए पर किसी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। पर जब पहली बार जब 1999 में जब इसका अनाउंस किया तब पूरे फैमिली को बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने सालों के बाद ये अवार्ड अनाउंस हुआ है पद्मश्री का, तो बहुत खुशी थी। और बाकी लोग हमारे मित्र हैं, फादर के मित्र हैं, उनको बहुत खुशी हुई कि राम सुतार जी को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद में 2016 के अंदर पद्म भूषण का भी अवार्ड अनाउंस हुआ। उस समय काफ़ी खुशी हुई कि ये नेक्स्ट लेवल का जो अवार्ड है वो भी अब मिल गया है। उसके बाद टैगोर अवार्ड का अनाउंस हुआ, जब हमने सदाफुली का स्टैचू पूरा कर लिया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने फादर को टैगोर अवार्ड दिया, जो कि इंडिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। अब तक सिर्फ 6 लोगों को मिला है, तो वो भी एक बहुत खास अवार्ड है। और अब तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसके आगे वाला जो होता है पद्म विभूषण है या भारत रत्न है, क्योंकि फादर के इस एज में 99 ईयर्स के एज में जितना काम हुआ है शायद और किसी आर्टिस्ट ने इतना काम नहीं किया है। उसे देखते हुए सब लोगों की तमन्ना है कि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देना चाहिए। राम सुतार जी के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हमेशा से सभी को आकर्षित करती है। कला और संस्कृति की तरफ उनका झुकाव, उनकी पुश्तैनी प्रेम, उनकी मूर्ति कला की कहानी उनके नाम के साथ जुड़ी है। नेचुरल होता है, नेचुरल टैलेंट होता है। जैसे घर में इतने कारपेंटर तो मतलब खानदान, उसके अंदर आर्किटेक्ट, आर्ट और इंजीनियरिंग, इस तरह से सारी चीजें उसके अंदर। कारपेंटर का सूत्र का मतलब आपके सूत्रधार, जिनकी हाथ में सूत्र है मोल माप करने का सावल, उसकी वजह से सुधार नाम है। और हमारे पिता कारपेंटर थे, वो सब कुछ काम करते गाड़ी बनाना, मकान बनाना, खेत का जो औजार होता है तो वो औजार बनाना। इस तरह से पिताजी के साथ हम लोग माता हाथों मारना, इस तरह से मतलब हाथ मत करते। एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में डॉक्टर सुतार के योगदान ने सीमाओं को पार कर वैश्विक मंच पर भारतीय कला और संस्कृति की अधिक सराहना और समझ को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक पहचान की शक्तिशाली अवतार के रूप में खड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कला की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ती है। डॉक्टर रामवनजी सुतार की मूर्तियां सिर्फ पत्थर के स्मारक नहीं है, बल्कि वे समय को पार करने और राष्ट्र की आत्मा को छूने की कला की शक्ति के प्रमाण हैं।
क्रिएशन को धन्यवाद करना चाहिए। और एक बार मैं फिर दोबारा बोलूँगा, इस फिल्म को बनाने वाले सभी पूरी टीम को जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है, बहुत खूबसूरत मूवी बनाई है। आप को भी चाहिए। और तो फिर मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ अनिल सर, खुलवाता हूँ। सर प्लीज मंच पर आए। अनिल सुतार, राम सुतार जी के ना सिर्फ पुत्र, लेकिन मैं समझता हूं कि राम सुतार सर की पूरी धरोहर, पूरा साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के पीछे जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो है वो अनिल सुतार सर हैं। अनिल सुतार सर खुद आर्किटेक्ट भी हैं और बहुत लंबे समय से स्कल्पचर्स बना रहे हैं और दिन रात अपने पिता के साथ, मेरे को लगता है कि हाँ, इतना ऐसा सुपुत्र सबको मिले जो अपने पिता के साथ इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी आपने फिल्म देखी, मेरे ख्याल से एक बहुत यंग स्टूडेंट है जो पिछले महीने मेरे पास आया और कहने लगा कि राम सुतार जी मुझे एक फिल्म करनी है, तो क्या मेरे को आप परमिशन देंगे? तो मैंने कहा ज़रूर करिए। तो वो आए स्टूडियो में, देखा तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने काफ़ी पढ़ रखा था पिताजी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरे को 3 दिन चाहिए होंगे। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आए वो लड़के, काफ़ी सारे और काफ़ी एंथुसियास्टिक थे और अच्छी फिल्म बनाई मेरे ख्याल से उन्होंने। और मैंने उनको आज सुबह फ़ोन करके भी बताया कि मैंने कहा आज एक ऐसा मौका है जहाँ बहुत लोग ये फिल्म देख पाएंगे, तो आप भी क्यों नहीं आ जाते। पर वो कहीं व्यस्त थे इसलिए वो आज आ नहीं पाए। पर वो कह रहे थे कि जब भी आप ये फिल्म चलाएँगे तो कौन कौन देख रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो मेरे को फ़ोटो भेजें। तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया है, उनको ज़रूर भेजूंगा। और उनको अप्रिसिएशन के वर्ड जो अश्विनी जी ने बताए वो ज़रूर बताऊंगा उनको मैं। तो एक जर्नी, बहुत लंबी जर्नी है फादर की, जो 1925 का बर्थ है फादर का गोंदूर में, जो कि एक छोटा सा विलेज है, धुलिया प्रांत के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ छोटे से गांव में एक छोटे से घर में कारपेंटर के फैमिली में फादर का जन्म हुआ, जहाँ पर जैसे पिताजी ने बताया इंटरव्यू के अंदर, हमारी कारपेंटर्स फैमिली है। और कारपेंटर का जो काम होता था गांव में, वो क्या होता था कि जो गांव में जितने खेती करने वाले लोग हैं उनके औजार बना के देने, उस समय लकड़ी के घर होते थे तो लकड़ी के घर बना के देने, और भी जो काम होते थे, लोहार का काम है वो करना। तो बचपन से पिताजी को वो उस माहौल में रहने का मौका मिला। पर पिताजी में एक थोड़ी अलग बात थी, वो मदर के साथ ज़्यादा रहते थे। और घर पे जैसे पुराने गाँव में क्या होता था कि काऊ डंग लेके, मिट्टी लेके पूरे फर्श पे लगाया जाता था, दीवार पे लगाया जाता था, और मिट्टी की दीवारें होती थी। और उस पर जब वो करते थे, लिपाई करते थे हमारी ग्रैंड मदर, तो पिताजी उस पर चौक से अलग अलग चित्र बनाया करते थे। और ग्रैनरी होती थी का बड़ा सा, जिसके अंदर गेहूं रख दिया और नीचे से फिर निकालते थे। उस पर कभी शिवाजी बनाए, कभी अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते वो बनाते थे, घोड़ा बना दिया या इस टाइप के जो चित्र बनाते थे। एक उनको इंस्पिरेशन मिलती थी। और वहाँ गांव में एक छोटा सा तालाब था, तो हमारी जब ग्रैंड मदर जब जाती थी वहाँ पर कपड़े धोने के लिए वगैरह, तो वहाँ तालाब की मिट्टी हुआ करती थी। तो पिताजी वो मिट्टी इकट्ठा करके उसमें से कोई छोटे छोटे खिलौने बनाया करते थे, कभी गणेश बना दिया, कभी कुछ कर दिया। एक खास बात है कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो लकड़ी में भी गणेश जी की मूर्तियां बनाते थे। जब घर बनाते थे तो उसके दहलीज तो नीचे होती है, पर जो ऊपर जगह होती है वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति जरूर कार्व करते थे लकड़ी में। और वही देखते हुए हमारे फादर को बहुत इंस्पिरेशन भी मिली। और जब स्कूल में जाते थे तो टीचर लोग उनसे कहते थे कि हमारे लिए गणेश पूजा आ रही है, तो चलो एक छोटा सा गणेश की मूर्ति हमें बना के दीजिए। तो पिताजी मिट्टी में से गणेश की मूर्तियां बना के उनको देते थे। इसी हिसाब से करते करते पिताजी पेंटिंग भी करने लगे, पेंसिल से जैसे भी है। और एक श्री राम कृष्ण जोशी एक आर्ट टीचर थे धुलिया में, जो टीचर्स आर्ट ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स कैसे टीचर बने उसके लिए एजुकेशन देते थे। तो पिताजी को उनके बारे में पता चला धुलिया में कि भाई वो ऐसे टीचर हैं। तो फादर उनके पास गए, अपना कुछ काम दिखाया, तो और कहा कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, तो क्या मेरे को आपके यहाँ मैं सीख सकता हूँ? तो उन्होंने बहुत खुशी से कहा कि हाँ ज़रूर, तो आप आते जाओ रोज़। काफ़ी दिन से वो 4 किलोमीटर दूर जो गाँव था, पिताजी रोज़ वहाँ से पैदल चल के 4 किलोमीटर जाते थे, दिन भर वहाँ के, फिर शाम को फिर लौटते थे।
जब वो टीचर ने ये देखा, श्री रामकृष्ण जोशी जी ने, कि ये रोज लड़का पैदल जाता है और वापस आता है, तो क्यों ना इसको घर पे ही रख लें। तो वो शादी नहीं की थी उन्होंने, तो उनकी मदर थी, तो उन्होंने मदर से पूछा कि ये लड़का रोज इतना चल के आता है, क्यों ना हम इसको अपने यहाँ ही रख लें। तो पिताजी को उन्होंने ऑफर किया भी आप यहीं रहो, और पिताजी का इतना मिलनसार स्वभाव था, तो अपना घर के माफिक वहाँ रह के वहाँ गुरुजी की सेवा करने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, खाना में हाथ बटाना करते करते वो एक फैमिली मेंबर बन गए और वहीं रहते रहते सीखे भी। अब जब वो गुरुजी ने देखा कि भाई इसके पास कोई पैसे तो है नहीं, तो जो टीचर्स जो आते थे सीखने के लिए स्टूडेंट्स, उनको पोस्टर्स की जरूरत पड़ती थी। तो फादर से पोस्टर्स बनवा के 25 पैसे 15 पैसे ऐसे वो टीचर्स के लिए पोस्टर बनाते थे फादर, और वो पोस्टर उनको देने के बाद वो पोस्टर्स अपने स्कूल में जाके पढ़ाने के टाइम में काम में लाते थे कि कैसे स्केचिंग की जाती है। और ये जो पैसे मिलते थे ये फादर को मिलते थे, जो कि फादर अपने घर में जाके अपने पिताजी को दे दिया करते थे। तो इस हिसाब से इनका चला। फिर बाद में जब एक गांव में, वहाँ नेर करके गांव है और वहीं रिलेशन थे गुरुजी के, तो वहाँ पर एक अखाड़ा था। तो वहाँ पर पिताजी से कहा भी ये इतने जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बॉडी बिल्डर के तरह से यहाँ पर आते हैं, अखाड़े में काम करते हैं, इनको एक प्रोत्साहन के तौर पे कोई मूर्ति बनाई जाए। तो एक छोटा फादर ने फोटोग्राफ देखा वहाँ पर, और 6.5 फुट की एक मूर्ति बॉडी बिल्डर, जिसको फादर सैंडो कहते हैं, उस समय बॉडी बिल्डर को सैंडो कहते थे। तो एक बॉडी बिल्डर की उन्हें सीमेंट में मूर्ति बनाई, जबकि कॉलेज ऑफ आर्ट में भी नहीं गए थे, पर एक मूर्ति को एक अच्छी बॉडी कैसे होनी चाहिए वो दिखाते हुए उन्होंने बनाया। फिर बाद में गांधी जी की मूर्ति बनाई। धीरे धीरे स्कल्पचर में उनका रुझान बढ़ता गया और करते गए। और 48 में फिर जब गांधी जी की एक मूर्ति स्कूल में लगनी थी, तो पिताजी को 100 रुपए दे के वो मूर्ति फादर ने बना के दी सीमेंट में, जो आज भी वहाँ पर है। उसके बाद में 3 स्कूल और थे जहाँ पर और मूर्तियाँ बनाई, जिसके एवज में उनको 350 रुपये मिले। तो तब से फादर का एक जर्नी ऐसा शुरू हुआ जहाँ पर कुछ काम करने पे उनको पैसे भी मिलते रहे। और फिर वो गुरुजी ने सोचा कि भी क्यों ना इनको जीजे स्कूल ऑफ आर्ट में डाला जाए। तो वो फादर को जीजे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे लेके गए और वहाँ पर अपने ब्रदर के यहाँ रहने का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, और हर महीने 25 रुपए दे के भेजते थे, जिससे कि आर्ट मटेरियल वो खरीद पाएँ और आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर पाएँ। जैसे ही इन्होंने आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया, तो टीचर्स ने देखा कि इनका काम तो इतना अच्छा है, इनको मोल्डिंग भी आती है, सीमेंट में कास्टिंग भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सीधा सेकेंड ईयर में जाके बैठ जाइए। तो फर्स्ट ईयर तो अवॉइड हो गया, सेकेंड ईयर में आ गए और अगले 4 साल इतना अच्छा काम किया कि इनको गोल्ड मेडल मिला। 4 साल फर्स्ट क्लास आने में मेयो गोल्ड मेडल कहते हैं, वो मिला। ऐसे इनकी जर्नी शुरू हुई। और कॉलेज ऑफ आर्ट में रहते और भी जो आर्टिस्ट थे बॉम्बे में, महात्रे जी थे या और भी थे, तो उनके यहाँ भी जाके काम करते थे। जहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ बनती थी वहाँ भी जाके रात दिन काम करते थे, जिससे पैसे मिले और फिर घर में भी भेज पाए। ऐसा जर्नी शुरू हुआ। और उसके बाद में फादर को मौका मिला एलोरा केव्स में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ में काम करने का, जहाँ उन्होंने पुरानी टूटी हुई जो मूर्तियाँ थी उसको रिपेयर किया, और ऐसा रिपेयर किया कि किसी को जॉइंट नज़र नहीं आता है। कॉपर पिंस डाल के, सीमेंट में ये केमिकल्स डाल के, पिगमेंट्स डाल के उसे ऐसा मिला है कि कोई देख नहीं पाता कि ये कहीं पहले टूटी हुई मूर्ति थी। 4 साल वहाँ करने के बाद में फादर को मौका मिला दिल्ली आने का, और यहाँ DAVP में उन्होंने 1 साल काम करने के लिए ज्वाइन किया। और उस समय केवल थोड़े कपड़े, एक टॉवल लेके फादर दिल्ली पहुँचे एक नए शहर में। और शुरू के दिन ऐसे रहे कि DAVP में जो उनका ऑफिस का टेबल था वहीं रात को सोते थे। और कुछ महीनों के बाद में जब मेरे को और मेरी मदर को यहाँ दिल्ली बुलाया, तब उन्होंने कहीं एक लाजपत नगर में एक छोटा सा कमरा लिया, जिसका किराए में कैसे 75 रुपये था। और ये बात है 1959 की, जब फादर यहाँ पर आए। और आने के बाद में 1 साल उन्हें काम किया, पर वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई और कोई काम मिल जाए तो देखते हैं। उस दौरान प्रगति मैदान में भी एग्रीकल्चर फेयर होने वाला था, और किसने कहा भी वहाँ कुछ मूर्तियाँ बन सकती हैं, तो आप कुछ मूर्तियाँ बनाइए एग्रीकल्चर पे। तो फादर ने 2 मॉडल्स बनाए
तीन फुट के, 2-2 फुट के, और वहाँ पर जाके दिखाए तो उनको बहुत पसंद आए और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, 13-13 फुट की 2 मूर्तियाँ हैं जो गेट पे लगने वाली हैं, तो वो बनाइए आप। तो फादर ने फिर वो काम तो ले लिया, और जब DOP में जो उनके चेयरमैन थे उनको पता चला कि इनको ऐसा काम मिल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आप प्राइवेटली काम नहीं कर सकते। इसमें हुआ क्या, फिर पिताजी कहा मैं तो काम करूंगा, कहता आपको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। तो फादर कहा मैं जॉब छोड़ देता हूँ। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि एग्रीकल्चर फेयर में फ़ोन करके भी इनको काम ना दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऑर्डर दे दिया है और किसी भी तरह से मूर्तियाँ तो बननी है, और हमारे पिताजी ने वो रिज़ाइन कर दिया वहाँ से, और वो 2 मूर्तियाँ 3 महीने में बना के कंक्रीट की 13-13 फुट की वहाँ लगा दी, और उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई एज अ फ्रीलांसर। अब काम कहाँ से मिले, तो फिर यहाँ पर चीफ आर्किटेक्ट हुआ करते थे SK जोगलेकर, उनके पास गए, उनसे बात करी, तो उन्होंने कुछ बताया कि मध्य प्रदेश में एक भारत भवन है, आप वहाँ जाइए, अपना काम दिखाइए और देखिए क्या हो सकता है। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक मिस्टर द्रविड़ एक थे, लेबर मिनिस्टर, उनका फ़ोन आया कि भाई हमें कुछ मूर्ति बनानी है चंबल डैम पे, तो क्या कोई आर्टिस्ट आप किसी मिलवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट आए हुए हैं दिल्ली से, तो उनसे क्यों नहीं आप बात कर लेते। तो फादर ने उनको वहाँ जाके मिले, उन्होंने कहा कि चंबल नदी पे एक मूर्ति बननी है 7-8 फुट की, और चंबल देवी जो नदी है उसी को देवी के स्वरूप में वहाँ पर जो मान्यता है उसके हिसाब से वहाँ पर एक मूर्ति बनानी है। तो पिताजी वो जो मिनिस्टर थे उनके यहाँ रहे, और जब शाम को चाय के समय बैठे तो वो द्रविड़ जी ने बताया कि यहाँ पर ऐसा था, पहले राजस्थान में डैम बनाने की कोशिश की गई, साइट मिली मध्य प्रदेश में, और फिर बाद में उन्होंने अलाउ नहीं किया बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो जॉइंट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जब जॉइंट प्रोजेक्ट बात हुई तो फिर हमने ये सोचा कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट में डैम बनाया जाए। उस समय फादर ने जब ये सोचा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे चंबल माता को एक माता के स्वरूप में दिखाया जाए, और 2 साथ में बच्चे दिखाए जाए, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश के। तो एक कॉम्पोजिशन बनाया, 4 फुट की मूर्ति उन्होंने बनाई, जिसमें एक देवी के स्वरूप में एक लेडी दिखाई और हाथ में मटका दिखाई, जिससे पानी गिरने का भी प्रोविजन था, और एक साइड में मध्य प्रदेश, एक साइड में राजस्थान। तो वो एक मॉडल बना के दिखाया, और मिनिस्टर ने जब देखा तो कहा ये बड़ा अच्छा मॉडल है, तो आप 10 फुट का बना दीजिए। तो मॉडल बनाने के बाद में फादर गए डैम पे। जब डैम देखा तो डैम इतना बड़ा, इतनी बड़ी साइट, 7 फुट की मूर्ति कैसे दिखाई देगी लोगों को। तो फादर ने कहा कि आप मेरे को कम से कम 45 फुट की मूर्ति बननी चाहिए। कहते हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 10,000 रुपये हैं, आप देखिए कैसे क्या बना सकते हैं उसके अंदर। पिताजी ने कहा मेरे को आप सिर्फ सीमेंट जो आपका डैम में इस्तेमाल हो रहा है वो दे दीजिए, सीमेंट के साथ साथ जो सरिया लगेगा वो दे दीजिए, और मैं आपके कुछ लेबर लेके एक कंक्रीट का रॉक बनाऊंगा, और उसको मैं छील के पूरा कार्विंग करके मैं बनाऊंगा। उस समय फादर के मन में क्या था कि जैसे एलोरा केव्स में पुराने आर्टिस्ट लोगों ने कैसे पूरा पहाड़ तराश के कैलाश टेम्पल बनाया है, उसी हिसाब से एक उनकी तमन्ना थी कि बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए। और वही एक प्रेरणा लेके उन्होंने एक कंक्रीट का बहुत बड़ा पत्थर बनाया, और उसे तराश के 1 साल के अंदर वो पूरी मूर्ति कंक्रीट में पूरी 45 फीट की मूर्ति तराश के पूरी बनाई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया और बहुत अप्रिशिएट किया कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया है, सिर्फ सिंगल मूर्ति नहीं बनाई आपने, पर इसमें मैसेज है कि 2 प्रांतों में एक डैम का पानी एक माँ के स्वरूप में दे रहे हैं। और उसी हिसाब से भाखड़ा डैम पे भी उन्हें कहा कि भी आप कोई मॉन्यूमेंट बनाए जो 50 फुट ऊंचा बने। फादर ने उसका मॉडल बनाया, अप्रिशिएट भी हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया। इस हिसाब से फादर की पूरी जर्नी शुरू हुई, और दिल्ली में कुछ बाहर के प्रांतों में काम करते करते दिल्ली में हम लोग बस गए और यहीं पे काम शुरू हुआ। इसके अंदर दिल्ली में सबसे पहली मूर्ति जो बनी हुई है गोविंद पंत की, जो कि पहले रेड क्रॉस रोड पे थी, अब अंदर और कहीं लगा दी गई है। पर इसके अंदर एक बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में करीब 16 मूर्तियाँ लगी हैं, जो पहले जो पार्लियामेंट पूरी पुरानी उसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा 450 शहरों में ऑल ओवर वर्ल्ड गांधी जी के स्टैच्यूज हमारे फादर के हाथ के बने हुए लगे हैं, और हर साल मोदी जी जाएं या पहले मनमोहन सिंह जाते थे या और कोई जाते थे,
तो उस समय गांधी जी की मूर्ति वहाँ लगाई जाती थी, उसका इनॉग्रेशन करने जाते थे। तो इस हिसाब से विश्व में 450 शहरों में गांधी जी की मूर्तियाँ लग गई हैं। अब जब ऐसा दौर चलता रहा, मूर्तियाँ बनती रही, पार्लियामेंट में बनती रही। पार्लियामेंट में हम लोगों ने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई 18 फुट की, और जो कि बाद में गुजरात गवर्नमेंट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भी लगाई, जो अभी भी लगी है। जब मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब सोचा कि भाई सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनानी है, तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट है माइकल ग्रेव्स, अमेरिका के, जो अभी नहीं है, उनको अपॉइंट किया कि भाई आप यहाँ का डिज़ाइन करें और बताएं किस टाइप से मूर्ति बनाई जाए। तो उन्होंने बिल्डिंग का डिज़ाइन तो कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि मूर्ति के लिए किसी हिस्टोरियन को बुलाते हैं जो कि बताएगा किस टाइप की मूर्ति होनी चाहिए। तो जब उन्होंने उनको अपॉइंट किया, हिस्टोरियन को, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आए थे, उन्होंने पूरे इंडिया में सब सरदार पटेल जी की मूर्तियां देखी, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी, उनकी वेशभूषा देखी, म्यूजियम में देखा। फिर उन्हें बताया कि राम सुतार जी की बनाई हुई सरदार पटेल की जो मूर्ति है एयरपोर्ट पे, वो सबसे योग्य है, जो कि उनकी पर्सनैलिटी दर्शाता है। हम कहीं गए नहीं पूछने के लिए कि हमें काम दिया जाए, कुछ नहीं। पर देखिए, जैसा एक होता है मन में कि भी हमारे को मौका मिलना चाहिए। और आपको एक इंसिडेंट दिखाऊं जो भूल गया बताना। जब बचपन में 10वीं क्लास में थे, तो फादर ने एक मैगजीन देखी थी जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, उसकी इमेज देखी थी, और उस समय वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी। और उन्होंने उस समय बताया था हमारे गुरुजी को, एक दिन मेरे हाथ से भी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बननी चाहिए और मैं बनाऊंगा। और देखिए इत्तेफाक कैसा है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी मूर्ति बनी सरदार पटेल की, वो हमें काम मिला और फादर के हाथ से वो पूरी मूर्ति बड़ी हुई और हमने वो यहाँ पर बनाई। इसमें ये होता है, फादर हमें कहते हैं कि हमें लक्ष्य जरूर बड़ा रखना चाहिए, और आज आप यदि कोई बीज बोएंगे तो हो सकता है 10 साल के बाद वो ज़रूर आएगा और बड़ा पेड़ बन सकता है। जो इतने साल पहले जो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई थी, वो एक बीज स्वरूप था, और उसके बाद में इतने सालों के बाद में जब कोई आइडिया है बनाने का, तो उसी को यूज़ करके इतनी बड़ी मूर्ति बनी और हमें मौका मिला ये करने का। उसके बाद में अब सिलसिला चल रहा है, बहुत सारी मूर्तियाँ बन रही हैं। अभी हमने 2 साल पहले बेंगलोर एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा की 90 फीट का एक स्टैचू बनाया है, जो बेंगलोर एयरपोर्ट पे लगा हुआ है। इसके बाद लास्ट ईयर हमने 125 फुट के अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाई, जो हैदराबाद में लगी हुई है। अभी जोरहाट में हमने 85 फीट की लचित जी की मूर्ति बनाई है, जो जोरहाट में लगी है, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी उद्घाटन किया है। इसके अलावा अभी हम लोग 350 फुट की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बना रहे हैं, जो बॉम्बे में लगने जा रही है। इसके अलावा जो और बड़ी मूर्तियां बनने वाली हैं, वो है शिवाजी महाराज की, जो कि 400 फुट ऊंची मूर्ति बनने वाली है बॉम्बे में, अरब महासागर में। इसके अलावा 2018 में अपने CM साहब योगी जी ने अनाउंस किया था कि सरदार पटेल जी की मूर्ति से भी ज़्यादा ऊंची एक मूर्ति हम भगवान राम की बनाएंगे, और उसके लिए कंपटीशन हुआ जिसमें हमारा मॉडल सिलेक्ट किया गया, और अभी प्रपोजल स्टेज में है, जो कि 251 मीटर ऊंची बनेगी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू कहलाएगी। तो अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, पर अभी मंदिर का काम चल रहा है, जिसमें हमने अयोध्या में एक बहुत बड़े जटायु बनाए हैं, जो मंदिर में लगाए गए। और अयोध्या में आपने कभी देखा हो, बहुत बड़ी वीणा लगी है लता मंगेशकर चौक पे, वो भी हमने बनाई है, लास्ट ईयर 2 साल पहले लगाई थी। इस हिसाब से सब काम चल रहे हैं, और आशा करते हैं आपका सबका आशीर्वाद रहा तो और भी काम होते रहेंगे। धन्यवाद। अनिल जी के अलावा जो मतलब सुतार सर हैं, अपने 100वें साल में हैं, वो 99 क्रॉस कर चुके हैं, अपने 100वें साल को जी रहे हैं वो इस वक्त। उनको आते हुए आपने देखा होगा, बसीन सर आगे आ जाओ प्लीज। उनको आते हुए आपने देखा होगा, उन्होंने किसी की मदद नहीं मांगी हाथ पकड़ने के लिए कि हाँ मेरे को पकड़ के, खुद चल के आए हैं। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं खुद को, क्योंकि जो अभी कुछ दिनों पहले ही 13 जनवरी को सोना में आर्ट कैंप हुआ था, वहाँ पे राम सुतार सर जो हैं चीफ गेस्ट थे, और वहाँ सर्दी की इस सर्दी में ठिठुरते दिन में राम सुतार सर को लेकर
अनिल सर आ भी गए और वहाँ पर भी सर ने बिना किसी सहारे के वहाँ पर अपनी मौजूदगी 2.5 घंटे वहाँ रहे हैं और सारे आर्टिस्ट लोगों को उनके आने मात्र से ही इतनी ऊर्जा मिल गई थी और इतनी बड़ी प्रेरणा मिली कि हाँ, हम सब सोच रहे थे कि क्या एक दिन हम ऐसा दिन देख पाएंगे। उपलब्धियां तो चलो बहुत दूर की बात है, क्या हम लोगों ने ऐसा खाया है, हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम लोग, ईश्वर इतनी कृपा रखे हम पे। तो राम सुतार सर का बाकी सारा बातें हटा भी दें तो मात्र 100 साल का होना और इस स्वस्थ अवस्था में होना, मैं कहता हूं ऐसा करता है कि जैसे कि उनके चरणों के आगे लेट जाएं हम लोग। तो आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तब तक प्रश्न पूछ लीजिए। एक पीपीटी प्रोग्राम जो है अभी ओपन हो रहा है, उसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना है। एक आपके सर बहुत फैन है, आपके लिए एक पेंटिंग बना के लेके आए हैं, प्लीज आ जाइए जल्दी अपनी पेंटिंग लेके यहाँ पे, जल्दी से आ जाइए। वो आपको 2 साल से जो है चेज कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं पर्सनली नहीं जानता उनको। हाँ जी, अगर आप इधर भी फोटो खिंचा सकते हैं, है ना। हाँ, मैं तो आ ही जाऊंगा। बहुत ही शानदार। और मुझे काफी देर से आप अपना शुभ नाम तो बताएं कम से कम। हरी सिंह। हरी सिंह नाम है इनका। कहाँ रहते हैं आप? मैं गुड़गांव से। आप गुड़गांव में रहते हैं और कब से पेंटिंग कर रहे हैं? 40 साल से ज्यादा हो गया आर्ट वर्क करते हुए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ईश्वर आपको ऐसे ही आर्ट की जो सरस्वती की जो ज्ञान है वो आपको मिलता रहे और ऐसा जेस्चर भी आपके मन में आता रहे कि जो बड़े हमारे सीनियर लोग हैं जिनको देखकर प्रेरणा मिलती है और उनके लिए आपके मन में ये शिद्दत रहे कि हाँ, हम उनको कुछ भेंट कर पाएं, चाहे कुछ भी हो, कम से कम उनको भेंट करने का भाव मन में आना ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक और फैमिली आई हुई है आपसे मिलने के लिए, जनकपुरी से मिस्टर राजीव और उनकी फैमिली मेंबर्स को मैं बुलाना चाहता हूं। अगर राजीव यहाँ पर हैं तो यहाँ पे हैं। अच्छा, प्लीज आइए। सुबह उनको पता चला कि राम सुतार सर आ रहे हैं और एक बच्चा जो है 10th क्लास में है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, उसका बड़ा सपना था आपसे मिलने का। तो ये बच्चा जो है दर्श इसका नाम, और ये राजीव मल्होत्रा नाम है, ये इनके फर्स्ट कजन हैं। राजीव जी की वाइफ ये हैं, उनकी वाइफ ये हैं, और ये इनका बेटा है ना। तो तुम खड़े ऐसे हो, मैं क्या करूं? तो एक एक छोड़ के खड़े हो गए। बच्चा यहाँ खड़ा है, बीच में फिर दूसरा बंदा खड़ा है, तो मेरी गलती थोड़ी ना है उसके अंदर। राजीव जी बैठ जाइए प्लीज, है ना, थोड़ा एडजस्ट करो, मैं खींचता हूं। मैं चाहता हूं राजीव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं जब भी जिस भी मंच पे होता हूं उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलता हूं और ईश्वर मुझे ऐसा रखे कि हाँ, मैं कभी भूल भी ना पाऊं। दिन मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगा। मैं आज आपके दर्शन कर पाया इनकी बदौलत, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है? आप सब लोगों की फोटो तो हमारे ग्रुप फोटोग्राफ में आ ही रही है। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो? टोटल लगभग 2000 स्कल्पचर शायद आपने पिछली बार बताए थे। छोटे बड़े मिलाकर तो इतने हो गए। 2000 स्कल्पचर्स जो हैं, छोटे बड़े मिलाकर जो है पूरे वर्ल्ड में बन चुके हैं अभी तक। राम सुतार जी के स्टूडियो में, अनिल जी के संरक्षण में, राम सुतार जी के सुपरविजन में और मार्गदर्शन के अंदर
क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा स्टूडियो चाहिए होता है, कास्टिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले 2 लोग ही उसको सबको मेटल कास्टिंग कर लें या ये सब। एक कितने लोगों की टीम है सर आपके पास? हमें 150 लोगों की टीम है अभी, और जो अभी 350 फुट का स्टैचू बना रहे हैं, तो वो नंबर जो है शायद 500 तक हो जाएगा अभी। 500 फुट का 500 लोग, अच्छा 500 लोग हो जाएंगे। जी जी। तो ये आप समझिए कि एक पूरी कंपनी चल रही है, पूरी फैक्ट्री के लेवल पे ट्रक आते हैं, बहुत सारा मेटल आता है, बहुत सारा ईंधन आता है, बहुत सारा और रॉ मटेरियल आता है। और एक बार हमें सौभाग्य मिला है उस स्टूडियो में विजिट करने का, अपने स्टूडेंट्स को ले जाने का। तो एक शहर है वो अपने आप में, एक पूरा स्कल्पचर की दुनिया है। इतनी बड़ी बड़ी फाउंड्रीज लगी हुई हैं, इतने सारे कास्टिंग एरियाज लगे हुए हैं, मेटल गलाने की चीज़ें लगी हुई हैं। कमाल का एरिया है सर। ये लग गया है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। एक छोटा सा कैटलॉग है जो दर्शाता है क्या क्या है। जनरली हमारे क्लाइंट आते हैं तो उनको दिखाते हैं या भेजते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कवर पेज है। नेक्स्ट, इसमें आपको दिख रहा है कि क्या क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। सरदार पटेल का तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, और अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी शुरू नहीं हुआ, पर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और अभी जो हम लोग हैं वो प्रोग्रेस, जो अम्बेडकर जी की मूर्ति है उसके बारे में जिक्र किया था। 350 फुट का जो स्टैचू बना रहे हैं, और इसका मैं आपको बताऊं, जूता ऑलरेडी बन चुका है जो कि 65 फुट लंबा जूता है, 24 फुट चौड़ा जूता है। तो एक जूते का साइज़ ये है। और अभी तो जब पेट तक पहुँचेंगे तो इसके अंदर 150 फुट बाय 150 फुट का एरिया लगेगा इसका पेट की सब वेल्डिंग करने के लिए। उसके लिए एक नया सेटअप हम लोग कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी मूर्ति बनने वाली है वो है भगवान श्री राम की, जो कि अयोध्या में बनेगी, 251 मीटर की, जिसमें बिल्डिंग जो है वो 51 मीटर की रहेगी, और उसके ऊपर 200 मीटर के राम जी की मूर्ति बनेगी, जो पैरों से लेके छतरी तक 200 मीटर रहेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा जो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, जो बेंगलोर में हमने मूर्ति बनाई है केम्पेगौड़ा जी की, वो है 90 फीट है, नीचे 18 फुट का पेडेस्टल है। नेक्स्ट, जो लचित जी की बोरफुकन की जो मूर्ति बनाई है और रिसेंटली वो भी कंप्लीट हो गई है, वो 85 फीट का स्टैचू है और 45 फीट का पेडेस्टल है। अभी संभाजी महाराज का एक मूर्ति बना रहे हैं 100 फुट की, जिसके नीचे 40 फुट का पेडेस्टल है, जो कि भी चल रहा है काम, ये पूना में लगने वाली है। इसके बाद हमने भीमराव अंबेडकर जी की एक 125 फुट की मूर्ति बनाई है, जो हैदराबाद में इंस्टॉल हो गई, लास्ट ईयर इनॉग्रेशन हो गया। और अभी एक बना रहे हैं, शिव जी की मूर्ति बना रहे हैं, जो 153 फुट की है, जो बेंगलोर में बन रही है। एक छोटा सा प्रोफाइल है, क्या क्या हमने किया है, क्या क्या स्टेप्स बनाए, कितनी बड़ी फाउंड्री है, उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा दिया गया। इसमें थोड़ा अवार्ड्स का दिखाया है। टैगोर अवार्ड जो मिला, मोदी जी ने कहा था कि सरदार पटेल का स्टैचू जब बन रहा था और इनॉग्रेशन पे गए थे, तब उन्होंने थोड़ा सा कान में बताया फादर कि हम एक आपको अवार्ड देने जा रहे हैं, और वो था टैगोर अवार्ड, जो कि सिर्फ 6 लोगों को मिला है अब तक। इट इज़ इक्वल टू अ नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया। हाँ। 1999 में फादर को पद्म भूषण मिला था, ये उसकी फोटोग्राफ थी अभी पीछे, ये भी उसी ग्रुप का फोटोग्राफ है। एक पद्मश्री अवार्ड ही मिला था 1999 में, वो उसका फोटोग्राफ है। जब सरदार पटेल का स्टैचू हुआ तो एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी ने मेरे को और फादर को ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दी है, तो क्योंकि सबसे बड़ा स्टैचू बना है इसलिए, तो हम लोग अब डॉक्टर लिख सकते हैं अपने सामने। ये अभी मोदी जी ने उद्घाटन जो किया था, ये उसका फोटोग्राफ है, लचित बोरफुकन का जो 85 फीट का स्टैचू है। पूना एयरपोर्ट पे शिवाजी का स्टैचू रिसेंटली लगाया हम लोगों ने, एक ही दिन दोनों का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट पे विजय राजा सिंधिया का भी स्टैचू लगाया, जो एयरपोर्ट पे लगाया 18 फीट का। 18 फीट वीर सावरकर जी का स्टैचू बनाया है, पोर्ट ब्लेयर में लगा है ये जब इसका देख सकते हैं, ये सीएम आए थे आसाम के, तो जूते का काम चल रहा था, तो उन्होंने विजिट की थी, तो वो आप देख सकते हैं जूते का साइज, जो कि कम से कम 20 फुट लंबा जूता था उसका। नेक्स्ट, ये अम्बेडकर जी का स्टैचू जो हैदराबाद में लगा था, उसका आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन पे है। और उसमें आप देख सकते हैं ऊपर वाली फोटोग्राफ में वो इंसान एक स्कैफोल्डिंग में चढ़ा हुआ है, उसका स्केल और जो चेहरे का स्केल है आप देख सकते हैं।
ये शिवाजी की स्टैचूज हैं, अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू है 18 फुट का। ये जटायु जी की मूर्ति है जो हमने अयोध्या में लगाई है, मंदिर परिसर में है। और आपने देखा होगा जब मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे तो जटायु जी की मूर्ति के पास जाके फूल चढ़ाए थे, वो यही मूर्ति है वहाँ पर। एक सुहेल देव जी की हमने 40 फुट की मूर्ति बनाई है, आप देख सकते हैं केवल 2 पैरों पे खड़ी है। और ये एक ही ऐसा घोड़े का स्टैचू है जो घोड़े का जो एंगल है बहुत शैलो एंगल है, केवल ये 30 डिग्री से भी कम है। नहीं तो पूरा लोड लेने के लिए वर्टिकल स्टैचू बनाना पड़ता है जिससे कि पूरा लोड पीछे पैरों पे आए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन किया है कि अभी जैसे घोड़ा छलांग लगाता है उस पोज में बनाया गया है और 2 पैरों पे केवल इसके अंदर पूरा लोड दिया गया है। ये रिसेंटली वाशिंगटन डीसी में ये 12 फुट का अम्बेडकर का स्टैचू भी लगा था जो अक्टूबर में उद्घाटन हुआ उसका। अभी हमने एक 51 फुट के शिव जी की मूर्ति बनाई है, मऊ एक जगह है यूपी में, वहाँ पर बनाई है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पर। एक 151 फुट का एक हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति का प्रपोजल है राजस्थान में, जो अभी शुरू नहीं हुआ पर अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये लखनऊ में कुछ रिसेंटली काम लगे थे, लक्ष्मण जी की मूर्ति है 12 फुट की। और एक कारगिल वॉर पे एक मूर्ति बनाई जो एयरपोर्ट के बहुत पास में है। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे ये जो वीणा जो अयोध्या में लगी है लता मंगेशकर चौक पे, वो रात का नज़ारा किस तरह से खूबसूरत है देख सकते हैं। और स्केल देख सकते हैं कि जब इंसान खड़ा होता है ये 40 फुट की वीणा कैसे दिखती है। और बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स किए गए हैं और केवल हमने 3 महीने में ये पूरी ब्रॉन्ज कास्टिंग में बना के लगा दी थी वहाँ पर। बाकी ये बहुत सारी जो और मूर्तियाँ हैदराबाद में लगी हैं, या योगी जी के साथ कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उनकी गुरु जी की फ़ोटो बनाई थी, मूर्ति बनाई थी, उसके कुछ शॉट्स हैं। ये मॉरिशस में लगाई हमने 40 फीट लॉन्ग, जो अपने यहाँ 11 मूर्ति जिस बहुत फेमस है तो उनको वहाँ चाहिए थी, तो उतनी बड़ी तो नहीं पर 40 फुट लंबी बनाई हमने, जो वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन के सामने L&T ने बनाई है। बाकी बहुत सारे पॉलिटिशियंस से हमारी मुलाकात होती रहती है किसी न किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो उस समय के जो हमारी मीटिंग्स हैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये सावरकर जी की जो मूर्ति लगी है यहाँ पर एयरपोर्ट पे, ये बड़े फोटोग्राफ्स हैं जो हम संभाजी की मूर्ति बना रहे हैं। ये गले तक पूरी मूर्ति बन गई है, सिर्फ चेहरे पे काम चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ये केम्पेगौड़ा का ही है जो पहले एक प्रपोजल बनाया था, उसका इमेज है ये। जब हम लोग मूर्ति बनाते हैं तो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा बड़ी मूर्ति कैसे बनाते हैं। पहले हमने जैसे 3 फुट का मॉडल बनाया, वो क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया। फिर हमने 6 फुट का लाइफ साइज मॉडल बनाया, वो अप्रूव होने के बाद में हमने थर्मोकोल में 1:1 स्केल में CNC मशीन और कंप्यूटर्स का उपयोग करके 1:1 स्केल में पूरी मूर्ति बनाई। ये चेहरे का पार्ट है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी थर्मोकोल का है। हाई डेंसिटी थर्मोकोल में कार्विंग करके हम बनाते हैं। उस पर डिटेलिंग जो है आप देख सकते हैं, जो रेड कलर में है वो वैक्स से बनाया गया है, उसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी दिखाई दी है। नीचे वाली फ़ोटो देखेंगे आपको नज़र आएगा कि एम्ब्रॉयडरी कैसे, हर धागा इसमें दिखाया गया है और जो भी उसके अंदर शेप्स हैं वो धागे से बना के जैसे बनाते हैं वैसे दिखाया गया है। और इसके लिए जब इतनी डिटेल्स होती हैं तो उसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से कास्टिंग की जाती है, तो वो तब ऐसे डिटेल्स आती हैं। तो ये थर्मोकोल की मूर्ति बनी, फिर वैक्स की मूर्ति बनी, फिर ढलाई होकर ब्रॉन्ज की मूर्ति बनी। और ये पार्ट्स हम 10-10 फुट के हाइट के साइड पे लेके जाते हैं और फिर वहाँ वेल्डिंग करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ट्रक में ये 10 फुट के पार्ट्स गए यहाँ से बेंगलोर तक, और फिर बाद में एक एक पार्ट 10-10 फुट के पार्ट्स लगा के पूरा असेंबली वैसे हो रहा है। वो लास्ट चेहरे का पार्ट बचा हुआ था, तब फोटो लिया गया है। जब इनॉग्रेशन हो रहा था तब की फोटोग्राफ हमारी और मोदी जी जब वहाँ थे। ये स्टैचू के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एक अवार्ड भी दिया है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टैचू ऑफ केम्पेगौड़ा के नाम से एक वो दिया है। और दूसरी खास बात थी, जब इनॉग्रेशन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे तो और हमारे साथ जब मिले तो फादर का हाथ पकड़े हुए कम से कम 1 घंटा तक वो इंटरव्यू देते रहे और फादर का हाथ पकड़े रखे। उनको बहुत लगाव है हमारे फादर से।
जो केम्पेगौड़ा की जो मूर्ति है उसके नीचे 4 म्यूरल्स बनाए हैं हमने, जो कि 22 फुट बाय 7 फुट के हैं और वो भी ब्रॉन्ज में हैं। ये दर्शाया गया है कि केम्पेगौड़ा जी के टाइम में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, जैसे बेंगलोर शहर को बसाना है, उनके वहाँ मार्केट्स लगाने हैं, फिर भजन पूजन उसके बारे में भी उन्होंने दिखाया कि भैरव जी की वो पूजा करते थे। फोर्ट बनाए तो फोर्ट के बनाने के डायरेक्शंस देते हुए है कंस्ट्रक्शन सिटी प्लानिंग में। तो उनका पूरा जो भी आएगा वहाँ मूर्ति के पास में उनको पता चलेगा कि उनके क्या क्या कार्य थे, क्योंकि अब उनको कोई जानता नहीं है ना देख पाएंगे। तो ये दर्शाता है म्यूरल्स बनाने का मकसद जो होता है कि लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ये कुरुक्षेत्र में हमने 40 फुट के विराट रूप जी की मूर्ति बनाई है, 40 फुट ऊंची है, करीब 45 टन इसका वज़न है। और इसके उद्घाटन पे मोहन भागवत जी और हरियाणा के सीएम और ऐसे बहुत से लोग आए थे, वो उसका फोटोग्राफ है। अब ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाते हैं, कुछ सिर्फ बड़ी ही नहीं बनाते, छोटी ही बनाते हैं, तो चलता ही रहता है हर एक टाइप का काम। कुछ म्यूरल्स हैं, कुछ जैन मुनि हैं उनके बने हुए हैं। ये कुरुक्षेत्र में और कुछ मूर्तियाँ बनी हैं, भीष्म पितामह जी की है, अभिमन्यु की है। तो कभी आप कुरुक्षेत्र जाएं तो बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ये शिमला में लगी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है। केवड़िया जहाँ पर सरदार पटेल की स्टैचू है, उनका स्टेशन है, वहाँ सरदार पटेल की एक मूर्ति स्टेशन लगी है। रांची में बहुत बड़ा बिरसा मुंडा जी के नाम से म्यूजियम है, जहाँ पर 25 फुट की एक मूर्ति हमने लगाई है और साथ में करीब 12 फ्रीडम फाइटर्स और भी हैं जिनकी उस म्यूजियम में मूर्तियां लगी हैं। उसमें से कुछ मूर्तियों के फोटोग्राफ्स यहाँ लगाए हैं हमने। कुछ जो शहीद हो जाते हैं, मोहित शर्मा जी है, उनकी मूर्ति बनाई है। बाहर के देशों के लिए कुछ मूर्तियां बनाते हैं, वो हैं ये सदा धाम, एक अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ 40 फुट की मूर्ति बनाई है हमने। मंगोलिया के लिए हमने बुद्धा की मूर्ति बनाई है, जो कि बहुत पसंद की गई, ICCR के थ्रू गई थी। और ये बनते समय की मूर्ति है, वहाँ लगने के बाद मूर्ति है। तो उन्होंने मेरे को और फादर को एक वहाँ का बहुत बड़ा अवार्ड है, पोलर स्टार अवार्ड, वो हम दोनों को दिया था। बाकी दिल्ली में और कुछ मूर्तियाँ लगी हैं, जेटली जी की है, गांधी जी की है, अम्बेडकर जी की है। ये अम्बेडकर, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, उसके उद्घाटन पे जब गए थे तब की फोटोग्राफ्स है। ये बहुत दूर जाके ये फ़ोटो ली हुई है, जहाँ से दिखती है ये मूर्ति। ये भी आप देखेंगे, ये 13.5 फुट का एक फेस केवल हमने बनाया है, 1:5 स्केल का फेस बनाया था। इसके बाद फिर जो फेस बना था वो 60 फीट का फेस है वो। अब मैं दिखाता हूँ इसके बाद में कि 60 फीट फेस बनाने में क्या क्या होता है। देखिए, जैसे ये जो मूर्ति बनी थी, हमने चाइना में जाके थर्मोकोल की मूर्ति बनाई, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी फाउंड्रीज नहीं थी, हमारी फाउंड्री छोटी थी और अब इंडिया में कहीं फाउंड्री इतनी नहीं थी कि हम लोग यहाँ काम कर सके। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चाइना में क्योंकि इतनी बड़ी बुद्धा की मूर्तियाँ बनती हैं, तो वहाँ की एक फाउंड्री लेके हम लोग वहाँ गए और वहाँ हमने थर्मोकोल में मूर्ति हमने खुद बनाई। आप देख रहे हैं फादर वो अंगूठे का जो शेप है वो दिखाते हुए उनको, वो शॉल का जो धागे लटकते हैं उस पर काम करते हुए। और वहाँ पर कई स्केल में हमने पहले सरदार पटेल की मूर्तियाँ बनाई डिटेल और वर्कआउट करने के लिए। अब ये देखेंगे आप, वो जो पैर है वो 80 फुट लंबा पैर है सरदार पटेल का, जो पैर है सैंडल 80 फीट लॉन्ग है। और आप देख सकते हैं ह्यूमन स्केल जब भी जाएंगे, अभी भी जाएंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। वो सैंडल का जो सोल है वही करीब 8-10 फुट ऊंचा है, उसके बाद में उंगलियां वो शुरू होती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आँख पे जो हम लोग काम कर रहे थे चेहरे पे, ये जो रेटिना दिख रहा है आपको, ये 1.5 मीटर रेटिना है। 5 एक आदमी खड़ा हो जाएगा यहाँ इसके अंदर। अब जब चेहरा बन रहा था 60 फुट का चेहरा था, आप समझ सकते हैं ये शेड के अंदर पूरा चेहरा नहीं आया, इसके अंदर 20 फुट का चेहरा का जो हेड वाला पोर्शन था वो दूसरी फैक्ट्री में हमने बनाया, इसमें केवल हमने चेहरा बनाया। अब यहाँ पर चढ़ने की बड़ी मुसीबत थी, फादर इतना चढ़ नहीं पाते थे, तो हम दूर से फोटोग्राफ लेके उस पर मार्किंग करके ऊपर जो आदमी काम कर रहा था उसको भेजते थे, वो उसके हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से फिर वहाँ कटिंग करता था, फिर हम उसको अप्रूव करते थे और फिर बाद में काम फाइनल हुआ उसका। और ये जो नहीं सॉरी पीछे एक बार पीछे से नेक्स्ट नहीं, इसके आगे ये जो चेहरा है ये 10th फ्लोर से मैंने लिया हुआ है। ब्रॉन्ज का जो फेस बन गया था उसको देखने के लिए उसके हाव भाव ठीक आए कि नहीं, तो 10th स्टोरी पे चढ़ना पड़ा और फिर चेहरे को देखा हमने। वी वर वेरी सेटिस्फाइड कि चेहरा जो हमने सोचा था वैसे ही बना है।
नेक्स्ट, ये वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे है, आप देखेंगे वहाँ पर पूरा एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर पहले बनाया गया। इस हर एक पैर के अंदर 29 फीट बाय 26 फीट के 2 कंक्रीट कोर्स हैं जिसमें से लिफ्ट जाती हैं, और छाती पे व्यूइंग विंडोज़ बनाई है, वहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। तो ये जो कंक्रीट के पिलर्स हैं ये मेन सपोर्ट है, उसके बाहर लोहे का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और उसके बाहर इतने बड़े पैनल्स ब्रॉन्ज के वेल्डिंग करके तैयार किए गए और फिर ऊपर जाके इंस्टॉल किए गए। इसके पीछे बहुत इंजीनियरिंग है, बहुत अलग अलग बाहर अरूप कंपनी है जो लंदन में थी, जिनका हमने स्ट्रक्चर बनाने में उपयोग किया। L&T खुद बहुत सक्षम है बहुत बड़े काम करने के लिए, और स्कल्पचर के लिए हमें चूज़ किया गया था जो हम लोग स्कल्पचर बनाए। ये उसी दौरान जब उद्घाटन पे गए थे तब वो अंदर जो म्यूज़ियम में बहुत बड़ा चेहरा रखा है उसके सामने हम लोग खड़े थे। ये व्यूइंग गैलरी है, कोई जाए तो आपको देख पाएंगे उस व्यूइंग। ये जाली जितनी भी है हमारे फाउंड्री में ही कास्ट की गई है। राइट साइड में आप देखेंगे बहुत बड़ी तलवार दिख रही है, ये 150 फुट की तलवार है जो अमृतसर में एक वॉर मेमोरियल बना है वहाँ पर लगाई गई है, और बिल्डिंग के बाहर वो इस तरह से दिखती है। नीचे वाला इसका हैंडल जो है जिसमें शेर बने हैं ये ब्रॉन्ज का है, ऊपर की पूरी जो ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील की है, और जो डिज़ाइन दिख रहा है वो पूरा ब्रास में कार्व करके उस पर वेल्ड किया गया है। ये जो बॉम्बे में जो मूर्ति बनने जा रही है उससे कुछ डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। जब हम लोग ये समुद्र में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जब जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, और ये मूर्ति के डिटेल्स हैं कि कितने। इसके अंदर एक जो बताऊँ, जो घोड़े का जो खुर है नीचे आप खड़े हो जाएंगे तो ये 7 फुट का खुर है ये, तो स्केल आप समझ सकते हैं कितनी है इसका। नेक्स्ट, ये अम्बेडकर का जो स्टैचू बन रहा है 350 फुट का, उसका जो मॉडल बना रहे थे उस दौरान का फोटोग्राफ है 25 फीट का, और अब जो है वो स्टैचू 350 फुट का बना रहे हैं हम लोग। ये स्टूडियो का व्यू है जहाँ पर 25 फुट का स्टैचू बनाया था। बाकी मैं बताना चाहूँ कि लखनऊ में या नोएडा में जितने फाउंटेन्स हैं, स्टैचूज़ हैं, वो हमने ही बनाए हुए हैं। लखनऊ में एक इको पार्क के नाम से एक जगह है जो पुराना जेल का एरिया था, 125 एकड़ का जगह था। तो वहाँ पर ब्रॉन्ज के एनिमल्स और ब्रॉन्ज के ही पेड़ लगाकर पूरा एरिया डेवलप किया था। आज के डेट में बहुत पॉपुलर जगह है जहाँ शाम के समय बहुत भीड़ रहती है। ये पटना के अंदर हमने 40 फुट के गांधी जी की मूर्ति बनाई है जिसके अंदर गांधी जी का स्टैचू है, साथ में एक लड़का एक लड़की खड़े हैं, जो कि दर्शाता है कि पिताजी का जो मानना था कि ये डाउन ट्रॉडन जितने भी हैं, गांधी जी का कहना था उनको हम पास लें, उनको मदद करें। और लड़के के हाथ में एक पिजन दिखाया है, लड़की के हाथ में एक फूल दिखाए हैं, और तीनों जो कॉम्पोजिशन है वो अर्थ के ऊपर दिखाए हैं कि ये जो मैसेज है, हमसे जो नीचे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम मदद करें, और हमसे जो ऊपर अमीर लोग हैं वो हमें मदद करें। तो ये जब चेन एक चालू होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक पीस आएगी, सब खुशियाँ बटेंगी। तो नीचे एक मैसेज लिखा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो ये 40 फुट की मूर्ति बनी है पटना में गांधी मैदान में। ये 27 फुट की गांधी जी की बैठी हुई मूर्ति, ध्यान मग्न ऐसी मूर्ति बनाई है जो बेंगलोर में लगी है विधानसभा के सामने, और उसके बनते हुए मिट्टी का काम करते हुए फादर दिख रहे हैं। ये ब्रॉन्ज कास्टिंग वेल्डिंग का काम है, और फाइनल जो मूर्ति लग गई है उसका फोटोग्राफ है इनॉग्रेशन के टाइम का। ऐसे ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे हमारे स्टैचू लगे हैं, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट पे है चौधरी चरण सिंह जी की, कलकत्ता एयरपोर्ट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, राष्ट्रपति भवन में है, महात्मा गांधी का स्टैचू ऑस्ट्रेलिया में लगा है, हैनोवर में लगा है, जो मैंने जिक्र किया था 450 शहरों में लगा है। ये उसी कुछ फोटोग्राफ्स हैं अलग अलग टाइम के। ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पे एक बहुत बड़ा रथ लगा है जो कि 60 फुट लंबा है, 35 फुट ऊंचा है, 30 फुट चौड़ा है। इसका वज़न 25 टन है। ये 2006 में लगा था वहाँ पर, जिसमें 4 घोड़े दिखाए हैं, कृष्ण और अर्जुन दिखाए हैं। ये क्ले वर्क करते समय के फोटोग्राफ्स हैं, वो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ वेल्ड होते समय की फोटोग्राफ्स हैं। ये नागपुर में हमने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगाई है, 20 फुट की है। यहाँ सांपला एक जगह है हरियाणा में, तो वहाँ पर एक हमने 36 फुट के छोटे राम जी की मूर्ति लगाई है, उसके फोटोग्राफ है। ये दिल्ली में 15 जनपद पे हमने 2 मूर्तियाँ लगाई हैं, जो बहुत बड़ा इनकी इंटरनेशनल सेंटर है,
वहाँ पर 18 फुट की एक मूर्ति लगाई है बाहर, और एक बैठे हुए 15 फुट की अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई है अंदर। और वहीं पर हमने 12 फुट के एक बहुत बड़े अशोका एम्बलम भी लगाए हैं जो 72 फीट है टोटल। यहाँ आपने देखा होगा इंडिया गेट पे एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है जहाँ पर हमने ये म्यूरल्स बनाए हैं और 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज के बस्ट भी बनाए हैं। उसी को कुछ फोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग वॉर के दर्शाया गया है इसके अंदर। और जो 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं उनके बस्ट लगाए गए हैं एक पार्क के अंदर। ये और जगह भी, और यूनेस्को में भी मूर्ति लगी है, दिलीप सिंह जूदेव जी की है मध्य प्रदेश में, वहाँ लगी है। एक MIT कॉलेज है पूना में जहाँ हमने 52 मूर्तियाँ बनाई हैं 12-12 फुट की। फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो अलग अलग आप देख सकते हैं। सोक्रेटिस है, अरिस्टोटल है, मोजेस है, इमानुएल कांट है, ऐसे क्राइस्ट है, CV रमन जी की भी है, हिपोक्रेटिस की है, टैगोर जी की है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। ऐसे 52 मूर्तियाँ बनाई हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में लगी हैं। ये आप देख सकते हैं गांधी जी की मूर्तियाँ अलग अलग जहाँ लगी हैं। उसके पार्लियामेंट में जो मूर्तियाँ लगी हैं उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं। 18 मूर्तियाँ हैं। ये सरदार पटेल की मूर्ति जो वहाँ लगी थी उसके, इंदिरा गांधी जी की बहुत फेमस है ये गांधी जी की मूर्ति। जहाँ पर भी लोग जाते हैं धरना देते हैं पार्लियामेंट में, वो यही मूर्ति दिखती है, वही है। एक ये प्रपोज्ड था, प्रोग्रेस का मॉन्यूमेंट है। एक बहुत साल पहले पिताजी ने मॉडल बनाया था जिसमें दिखाया कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है। आदमी की इच्छा होती है ऊपर जाने की। पहले जाता है पहाड़ पर चढ़ता है, ऊपर से देखता है क्या नज़ारा दिख रहा है, बाद में सोचता है और कोई पेड़ है तो उस पर चढ़ता है। तो चढ़ते चढ़ते एक दूसरे को हेल्प करके लोग चढ़ रहे हैं ऊपर का। जाकर आदमी कहता है मेरे को तो अभी बहुत ऊपर जाना है। तो ये एक प्रोग्रेस है जो इंडिया ने की है। भारत में जब ब्रिटिशर्स गए उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं थे, पर आज के टाइम में साइंस में देखिए, मेडिसिन में देखिए, कंप्यूटर्स में देखिए, हम लोग बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल से ये संघर्ष जो रहा है सबके साथ में मिलके जो किया है, और आज हम इंडिया में इतने आगे हैं कि हम चांद पे भी चले गए और मंगल पे भी चले गए। ये स्टूडियो के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये हमारी CNC मशीन्स लगी हुई हैं जिसके अंदर थर्मोकोल की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं। तो इस टाइप की जगह लगती है। 8 मशीन्स लगी हुई हैं। ये थर्मोकोल के ब्लॉक्स कैसे कटते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, और फिर ढलाई कैसे होती है वो देख सकते हैं। ढलाई होने के बाद में वेल्डिंग के पार्ट्स होते हैं, वो टुकड़े जोड़ के फिर फाइनल प्रोडक्ट एकदम आपको दिखाई नहीं देगा कि वेल्डिंग कहाँ हुई है। और ये 10-10 फुट के जब पार्ट्स बन जाते हैं फिर ये ट्रक में उधर ले जाते हैं हम लोग। ये बाकी एक लिस्ट ऑफ वर्क्स है जो कि बहुत एग्जॉस्टिव है, बताना नहीं चाहूँगा। तो ये हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन आपको। थैंक यू। समझ में ये नहीं आता कि हर स्क्रीन की फोटो खींचूं, वीडियो बनाऊं, उसके बाद हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं और पूरा शब्दकोश ही खत्म हो जाता है हमारा। हम भाग्यशाली हैं कि उस एरा में जी रहे हैं, उस एरा में जी रहे हैं जहां राम सुतार जी जैसे, अनिल सुतार जी जैसे स्कल्पचर जो इतने पूरी दुनिया में आप काम देखा होगा, बॉडी ऑफ वर्क आपको रियलाइज हो रहा होगा कि वो एक स्कल्पचर को हम याद करते हैं। और इतना पीछे इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतना बड़ा फैक्ट्री एरिया, इतनी बड़ी मेहनत, क्या सच में आपको लगता है कि ये एक जीवन में करना पॉसिबल है? मुझे इम्पॉसिबल लगता है कि एक जीवन में ये काम करना संभव नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो इस चीज को, कि क्या आपकी घड़ी के अंदर 48 घंटे हैं, क्या आपके हफ्ते में 14 दिन होते हैं, क्या आपके महीने में 60 दिन होते हैं? कैसे होता है? एक
मैं बताना चाहूँगा, फादर का एक कहना ये है कि आदमी को काम करते जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 10 पेंटिंग बना ली, चलो छोड़ दीजिए, 10 मूर्तियाँ बना छोड़ दें। काम करते जाइए। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, आप धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे, एक बार जब चोटी पे पहुंच जाएंगे तब आप सोचेंगे अरे मैं कितना चढ़ के ऊपर आ गया। तो वैसे ही हम लोग भी काम करते करते आज इतना काम हो गया। ये तो बहुत कम है अभी इमेजेस, इसकी दुगनी तिगनी इमेजेस हैं। शायद मैं बनाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे ऐसे करते समय। तो पिताजी का जो कहना है कि आदमी को हर समय चलते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को अभी 5 और पेंटिंग बनानी है, इतने पे रुक जाऊंगा। ये एक सफ़र है और हमें चलते जाना चाहिए। बाद में समझ आता है कि हम लोग कितना पार करके आ गए। वाह, पूरा जीवन सौंप दिया है, सेंचुरी लगा दी है। हम सब की दुआएं, हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि राम सुतार सर, अनिल सुतार सर हमेशा ऐसे ही आने वाले वर्षों में पूरे भारत को गौरवान्वित करते रहें, पूरे दुनिया को अपने क्रिएशन से नए नए आयाम, उसमें नए नए स्कल्पचर्स, नए नए म्यूरल्स इस दुनिया को दें। अभी और लंबा सफ़र चले और बहुत कुछ हमें आपकी किचन में देखने का मौका मिले। हम सब की आपके लिए दुआ है। थैंक यू सो मच। मैं मंच में बुलाना चाहता हूँ राम सुतार जी को। क्या चढ़ पाएंगे या नीचे ठीक? तो एक बार हम चाहते हैं कि फूलों से हम स्वागत करें। आप सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ फूलों के गुलदस्ते के साथ मिस्टर स्नेह भसीन जी को, जो कि मेरे जीवन में ना होते तो शायद आज ये पल आप ना देख पा रहे होते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर, आपकी तरफ से हमने आपके धन्यवाद के तौर पर इन फूलों को यहाँ पर पहुँचाया है, और मैं समझता हूँ कि सर ने, राम सुतार सर ने तो पूरी दुनिया को ही एक बगीचा बना दिया स्कल्पचर्स का। तो ये फूल तो एक सिंबल है बस उसका। और डेफिनेटली आज की शाम कोई घर पे जाके सो नहीं पाएगा, वो सोचेगा कुछ काम ही कर लूँ। तो ये चीज़ है। थैंक यू। और सर एक छोटा सा थैंक यू। मैं एक और उसके लिए भसीन सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अनिल सुतार जी का इस छोटे से सिंबॉलिक वस्त्र से